1991 में इंडिया का मार्केट खुल गया, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए और फिर आई बहुत सारी कंपनियां। इन कंपनियों को चाहिए थे बहुत सारे मैनेजर्स, ऐसे एम्प्लॉयज जो समझें कि बिजनेस की नई चुनौतियां क्या हैं, उन्हें हैंडल करें। तो क्या हुआ, जब इतनी सारी एमएनसीज आ गई तो फिर डिमांड बढ़ी तो फिर खुलने लगे बिजनेस स्कूल्स। इनमें क्या होता है, इनमें सिखाए जाते हैं व्यापार के फलसफे, कैसे कोई बिजनेस अच्छे से चलाया जाए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। ये बिजनेस स्कूल्स एक्चुअली नए भारत या नई दुनिया की नींव बने। और आज हम हैं दिल्ली में, स्टूडियो के बाहर, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर पढ़ाई स्टूडियो में हो। स्वागत है आपका महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल में। तो पढ़ाकू नितिन आज इस बिजनेस स्कूल का दौरा करेगा, जानेगा, समझेगा कि यहाँ होता क्या है। आज भाई साहब बाहर धूप बहुत है और कैंपस घूमना है। चश्मा लगा के पॉडकास्ट करूंगा। अरे मानो ना हर बार सीढ़ियां चढ़वा देता है। रुक जाओ भाई, चलो। हेलो, मेरा नाम अमित अग्रवाल है एंड आई एम सेक्रेटरी टू मेट्स। और मेजरली मेरा जो काम है वो इंडस्ट्री को कैंपस के साथ जोड़ना है। जैसे कंपनीज लाइक डिलॉयट, पेटीएम, ईवाई, उन सब कंपनीज को यहाँ पर लेके आना और उनके साथ को करिकुलम डिज़ाइन करके स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना। एक चीज़ ना हमारे यहाँ भी बहुत हो रही है और मेरा ख्याल है आप तक भी पहुंची होगी, एआई को लेकर बहुत चिंता है। एब्सोल्युटली। उसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी संभावना है, हाँ जी। लेकिन उसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि नौकरियां खत्म कर देगा। बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे इस कैंपस में भी ऐसे होंगे जिन्हें सता रहा होगा। हाँ जी। कि भाई आप पढ़ तो रहे हो, डिग्री तो ले रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, लेकिन किसी को नहीं पता कि कल परसों जब आप इंडस्ट्री में जाओगे वो नौकरी ही नहीं बचे। राइट। उसके लिए कुछ सोचा आपने भविष्य में? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट आपने टच किया। आज के डेट में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, सर आप मुझे आज पढ़ा रहे हो। हाँ। और 2 साल मुझे 3 साल मुझे पढ़ना है। हाँ। और मैं जैसे ही मार्केट में आता हूँ अपने टैलेंट को लेकर रियलाइज़ होता है जॉब प्रोफाइल ही खत्म हो चुकी है, एआई ने ले लिया है। तो इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये भी है कि किसी ने कहा कि जो वर्कर्स हैं वो जो खुदाई का काम कर रहे हैं, अभी एक्सकवेटर्स आ गए। हाँ। वो 15 मजदूर का काम एक एक्सकवेटर कर देता है, तो ऐसे तो जॉब चले जाएंगे। तो एक आदमी ने कहा एक काम करो, फिर इनसे ना ये शवल्स ले लो और स्पून्स पकड़ा दो, कितनी नौकरियां बढ़ जाएंगी। बट देखिए, जहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ रही है उसको आप नहीं रोक सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। एब्सोल्युटली। बट एआई से एफिशिएंसी बढ़ रही है। हाँ। जैसे कंप्यूटर से बढ़ी, जैसे हैंडलूम से, मशीन लूम में बढ़ी, तो वो तो प्रोग्रेस है, अच्छा है। उस एफिशिएंसी को लेकर के हम आगे क्या कर सकते हैं। एंड नाउ कमिंग बैक टू योर सब्जेक्ट के एआई से क्या होगा, तो आज हम बच्चों को फ्यूचर लीडर्स बना रहे हैं, लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करें। बिकॉज लीडरशिप हमेशा ह्यूमंस के पास ही रहेगी, किसी एआई को नहीं दी जाएगी। एंड एआई ने बैक डेटा के ऊपर लर्न करके आज सोल्यूशंस निकाले हैं। बट आप कोविड को ले लीजिए, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए जो हमने कभी सोचा ना हो, प्लान ना किया हो, तो उस केस में क्या होगा। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो फ्यूचर लीडरशिप के लिए, रोल्स के लिए तैयार हों, जिनका माइंडसेट हो। और हम अपने कैंपस में ये सिखाते हैं कि सीखना कैसे है, अडेप्टेबिलिटी। कि आज आपने इतना नॉलेज ले लिया कि मुझे सब पता है, वो एटीट्यूड से बाहर आना कि मुझे काफ़ी कुछ सीखना है और हम सीखे कैसे, उसके लिए तैयार होना। और एक ऐसा माइंडसेट, ऐसा फ्यूचर हम देख सके कि आगे रेलेवेंस किस चीज़ की आने वाली है, उसके लिए तैयार करना। जैसे आपने सब सिखा दिया, मैं मानकर चल रहा हूँ, जो कुछ हो चुका है आपने सब बता दिया, ठीक है। और अब वो एक रोल में है, किसी जगह पे काम कर रहा है। Absolutely. अचानक उसके सामने कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो अनप्रेडिक्टेबल हो। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए क्या कराते हो फिर? उसी के लिए जो हमने इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया है कि जो हमारे पास एक्चुअल इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं, वो प्रोफेसर्स नहीं है, वो उन रोल्स के अंदर काम कर रहे हैं जिनके नीचे 100-200 लोग काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं। वो अपनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स शेयर करते हैं, चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम उनको एनकरेज करते हैं कि आज आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस में थे और आपको एक ये सडनली नया चैलेंज आया, आप प्लीज आके क्लासरूम में उसको डिस्कस करिए। बिकॉज वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो किसी सोशल मीडिया, इंटरनेट पे भी नहीं है, आपने आज सुबह फेस किया, आप बच्चों के साथ बात करो। एंड मजे की बात है, कई बार वो हमें कहते हैं कि सर बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आपस में इंटरेक्ट करते करते हमें कुछ सोल्यूशन मिल जाते हैं। बिकॉज एक सीट पे इतने साल बैठने के बाद आप एक छोटे से बॉक्स के अंदर आ जाते हो, और जो स्टूडेंट्स होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सर ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते, और कभी और वो क्लिक कर जाता है।
तो जो ये हमारी जो पार्टनरशिप है इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो हमारे बी स्कूल में हम लेकर के आए हैं, थियोरी से निकल करके प्रैक्टिकल के अंदर, ये एक इकोसिस्टम बनाने का प्लान है कि हम स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी कर सके और हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर सके, वेदर वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं या किसी कंपनी के अच्छे प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, उसके लिए हम रेडी करना चाहते हैं। अभी आपने जो बोला ना कि कई बार होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उससे मुझे एक सवाल आया कि आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचते हैं, पर एक चिंता और है एआई के अलावा कि ये जेनजी है पीढ़ी, हाँ जी, हाँ जी। तो मे बी जो लीडरशिप की बहुत सारे गुण बताए जाते हैं कि भाई उसमें धैर्य होना चाहिए, है ना, निर्णय लेने से पहले वो 50 चीज़ें सोचे, भविष्य का भी सोचे, पहले क्या हुआ। तो आपको कई बार या आपकी फैकल्टीज़ को ये महसूस नहीं होता है कि जिन्हें आप पढ़ा रहे हो उनकी एक बाहर अपनी अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया में आप उन्हें भेजना चाह रहे हो, तो उनके साथ कैसे डील करें, उन्हें कैसे समझाएं कि भाई कुछ गुण पुराने जो थे वो अभी भी रेलेवेंट है, वही काम आएंगे आगे चल। दोनों को हमें समझना चाहिए कि बहुत बड़ी एनर्जी है जो आज की डेट में जेनजी है। आज अगर वो जेनजी लीडरशिप रोल पे आता है तो कंज्यूमर भी तो जेनजी है, बिल्कुल। आगे आने वाला कंज्यूमर जो आज का कंज्यूमर वो भी जेनजी है, उसके माइंडसेट को समझना है। सही हम ऐसे एक बंदे को लीडरशिप रोल में रख रहे हैं जो लेट्स से 40 ईयर्स से 50 ईयर्स से बैठा हुआ है, बट आज के टेस्ट, आज की रिक्वायरमेंट, अब आप देखें कोई भी नई स्टार्टअप आती है, आज कनेक्ट कर लेता है यूथ उससे, तो वो इतने साल की जो लेगेसी में उसको यूज़ कर उसको एक सेकंड में ड्रॉप कर देता है, क्योंकि मैं उस ब्रांड के साथ कनेक्ट कर पाया हूँ, मैं उसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पाया हूँ, ब्रांड लॉयल्टी नहीं बची। एब्सोल्युटली। तो आज वो जेनजी की मैं मानता हूँ ये सुपर पावर है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, वो आज के करंट सिनेरियो को सोचता है, वो पुरानी चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आज तक ये होती आई है, आप मुझे इसका रेलेवेंस बता दो, अगर रेलेवेंस होगा मैं उसको ऑफकोर्स कंटिन्यू करूँगा, और अगर मुझे लगता है कि आज वो चीज़ रेलिवेंट नहीं रही है या मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ और उसको आंसर नहीं मिलता, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये उसकी सुपर पावर है मैं कहूँगा। पिछले 2.5-3 दशक से हिंदुस्तान में इस पर जोर है हालांकि कि भाई अब हम ग्लोबल हो चले हैं, लिबरलाइजेशन हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए, लीडर्स बनाओ, लीडर्स पैदा करो। तो मैंने बहुत कॉलेज देखे, बहुत यूनिवर्सिटी देखी, सब बना रहे हैं लीडर, अग्रसेन क्यों, किसी को यहाँ क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, जैसे हमने जब इंडस्ट्री कनेक्ट किया तो हमने काफ़ी सारे HR लोगों से बात की कि टैलेंट तो आपके पास बहुत आ जाता है, हाँ। एक जॉब प्रोफाइल के लिए 25 आपके पास रेज्यूमे आ गए, तो आप एंड में डिसाइड कैसे करते हैं कि मुझे ये स्टूडेंट को हायर करना है? हाँ। तो टैलेंट तो भर के है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे हमारे रेज्यूमे तो यहीं से चले जाते होंगे, बड़ा एक ही कॉलेज का या फिर एक ही बैच के बच्चे हैं। 100%। तो मैं उनके वो माइंडसेट को समझना चाहता था कि फिर अब आप कैसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हो, उस टैलेंट को कैसे सिलेक्ट करते हो। तो काफ़ी हमने देखा है कि कॉमन उनका ये है कि हम उसके कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, उसके माइंडसेट को देखना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को देखना चाहते हैं कि जो रटे रटाया आपने जो करिकुलम में सीखा हुआ है वो तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, बट बिजनेस इज एन एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड। आज के चैलेंजेस कल नहीं होंगे, कल जो चैलेंजेस आएंगे वो आज नहीं आपने देखे होंगे। तो अगर आप में वो कैपेसिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की, या कुछ अपने आप को अडेप्ट करने की, या और कुछ सीखने की, आपको सीखना आना चाहिए कि कैसे सीखते हैं, तो वो स्टूडेंट कंपनी तुरंत हायर कर लेती है। और हायर करने के बाद भी हमने ये देखा है कि 6 से 8 महीने का प्रोसेस है, जब कंपनी टाइम मनी एनर्जी स्पेंड करती है उसको ट्रेन करने में, उसे अपना बनाने में, एग्जैक्टली उसको अपना बनाने में, उसको समझने में कि उसको कितना पता है, उसने क्या सीखा हुआ है। तो अगर हम वो 6-8 महीने के पीरियड को 2-3 महीने में कर देते कंपनी के लिए, तो कंपनी का फायदा है, स्टूडेंट इमीडिएटली इंडक्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट किसी कंपनी से जुड़े तो वहाँ उनके कोर वैल्यू सिस्टम्स को सीखने में जो टाइम चाहिए वो सीखे, उनके जो एक स्टैंडर्ड SOP प्रोसेसेस है जो डिफरेंट है स्टैंडर्ड के अलावा, वो सीखने में टाइम लगे, लेकिन उसको पूरा नर्चर करके वापस अपनी कंपनी के लाने के बदले वो यहीं पर कैंपस में करे, यहीं पर आए, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करे, प्रोजेक्ट्स करे, मेंटरशिप करे, तो आज कंपनीज का भी पैसा बचेगा, हमारे स्टूडेंट्स को भी डायरेक्ट इंडक्शन मिलेगी। और इंटर्नशिप्स भी जो हम चाह रहे हैं वो सिर्फ नाम की इंटर्नशिप नहीं है कि आपने जाकर कि छोटा सा कोई रोल दे दिया उसको, वो बैठा है, वो अपना बस एक फॉर्म लेके आ रहा है कि मैंने इंटर्नशिप कर ली। हम चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर के उसके एक्चुअल प्रोजेक्ट्स मिले, कंपनी के चैलेंजेस जो हैं वो करें, और तब होगा जब वहाँ के इंडस्ट्री लीडर्स आके यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे, वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तभी उनमें इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है मैं इनको इंटर्नशिप रोल में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी दूँ जिससे उनको एक्चुअल बिजनेस रिपोर्ट्स, एक्चुअल बिजनेस केसेस वो उसको मैनेज कर सके। सही है। आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है इंडस्ट्री को उस कैंपस तक लाना। हाँ जी। और दूसरा ये भी है कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए। पिचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। अगर आपको ही कोई कहे कि आप एक लिफ्ट में जा रहे हैं, आपको किसी इंडस्ट्री को पिच करना है 20 सेकंड में, ओके कि आइए, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
20 सेकंड के अंदर। हाँ बताइए। तो मैं उन्हें पहले ये कहूँगा कि जिस टैलेंट को आप मार्केट में ढूंढ रहे हो 2 साल बाद, वो इसी कैंपस से होके निकलना है। एंड इवन दो एज HR आपको जॉब प्रोफाइल्स के लिए टैलेंट चाहिए, बट कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को एक्चुअली चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स, फ्यूचर लीडर्स, और वो हम इस कैंपस पे बना रहे हैं और इंडस्ट्री की मदद से ही बना रहे हैं। तो जो काम आप अपने इंडस्ट्री में कर रहे हैं, हम वो यहाँ पर कैंपस में कर रहे हैं। हम फ्यूचर लीडर्स बना रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना रहे हैं। तो प्लीज कम टू अ कैंपस एंड इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, डोंट टेक माय वर्ड्स। चलिए पास कर दिया मैंने आपको। थैंक यू, थैंक यू। पूछ लो भाई। आप पूछो। पूछ लो भाई। आप पूछो ना। भाई सब मैं ही पूछूं क्या? दोस्तों ये बताओ, तुम्हारे कॉलेज की सबसे कूल टीचर कौन है? Hi, this is Shailaja Manocha, Professor of Practice in the area of Marketing at Maharaja Agrasen Business School. The subjects I cover, as it is very clear, is marketing and allied subjects like consumer behavior, brand management, marketing communication, etc. मैम जब मैं यहाँ अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, अलग अलग फैकल्टी से, हाँ जी। तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, क्योंकि एक आउटसाइडर के तौर पर हमें बहुत ज्यादा तो नहीं पता हाँ। कि बिजनेस स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, ठीक। क्या समझाते हैं। ठीक। पर 2-3 टर्म ऐसी हैं जो हम सुनते हैं, हाँ। ग्राहक के तौर पर भी सुन लेते हैं। उसमें ब्रांडिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है। हाँ। क्या फर्क है उसमें एक्चुअली? एक्चुअली अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो यू वुड से दे आर वेरी सिमिलर, बट जब हम पढ़ाते हैं तो मार्केटिंग आप समझिए अम्ब्रेला है, छत्र छाया है। मार्केटिंग होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्स या ब्रांड या एड बनाना, वो एक टोटल एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट होता है इन विच आप सोचते हैं कि कंपेटिटर से बेटर वैल्यू कैसे कस्टमर को दी जाए। ठीक है, वो वहाँ से चालू होता है। सेल्स होता है जो जनरेट करता है रेवेन्यू, और ब्रांड होता है एक पहचान और एक कंपनी का सबसे बड़ा एसेट। तो अगर आप किसी भी कंपनी को देखो, अगर आप जोमेटो देखो, तो क्या एसेट है? वो कुछ बनाता तो है नहीं है, उसका नाम ही सब कुछ है। तो ये नाम कैसे बनता है, वो ब्रांड है। ये ब्रांड बनाए ही क्यों, वो मार्केटिंग है। और इसको कैसे बेचा जाए, वो सेल्स है। आप अपनी क्लास में जब पढ़ाते हैं, मतलब ये वाली बात सुन के खैर मुझे अंदर से दिलचस्पी आ रही है कि क्लास में बैठ के सुनूं मैं। हाँ। पढ़ाते क्या आप लोग, बताते क्या? केस स्टडी बताते हैं क्या? तो पहले हम जब से शुरू करते हैं तो पहले एक थ्योरी बांधते हैं। अच्छा। जो हमारा आप समझिए एक फाउंडेशन है। फिर उसके बाद जो हो रहा है मार्केट में, जैसे कि अगर कोई ब्रांड है जो हमारे स्टूडेंट्स को पसंद है, तो क्यों पसंद है? अगर आपको प्यास लगती है और मुझे भी प्यास लगती है और इस समय है, तो आप कोक क्यों पियेंगे और मैं ट्रॉपिकाना जूस क्यों पीऊँगी? ये क्यों चेंज आता है? चाहे हम दोनों के पास 100 रुपये है, सब कुछ सेम है, पर हमारी चॉइसेस क्यों वेरी करती हैं? और एज अ मार्केटर, अगर मैं ट्रॉपिकाना की मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो हाउ डू आई इंश्योर कि आपको जब प्यास लगे आप ट्रॉपिकाना पियो? तो ये जो सारा प्रोसेस होता है थ्रू केस स्टडी, थ्रू डिस्कशंस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी कंज्यूमर्स हैं, तो अपने आप से सीखना सबसे बढ़िया। तो आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो चॉइसेस हैं ग्राहकों की, वो एक्चुअली हमारी है नहीं। नहीं, इस तरह से नहीं है कि हमारी है नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो चाहत बनी कैसे। क्योंकि अगर आपको सुबह 5 बजे प्यास लगती है, नहीं, जिन्हें आप पढ़ाते हैं सेम उनका यही काम है कि वो हमारी चॉइसेस तय करें, वो हमें कन्विंस करें कि हम यही चीज लें। या उनका काम है ये देखना कि आपकी चॉइस बनती कैसे है। हाँ। और फिर अपना प्रोडक्ट वहाँ पे फिक्स करना। आप इंसान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो कोई यहाँ ड्रंक ड्राइविंग नहीं कर रहा होता, रेड लाइट पे हर बंदा रुक रहा होता। ऐसा तो नहीं होता ना। इंसान एट द एंड ऑफ द डे एक्टिव दिमाग है उसका, वो जो चाहेगा वो करेगा। हम समझना चाहते हैं ये चाहत बनती कैसे है। वही प्यास की अगर हम बात लें, सुबह 5 बजे क्या प्यास लगती है, 7 बजे शाम को क्या प्यास लगती है, एक चीज़ थोड़ी ना आप लेते हैं। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, प्यास तो वही है, पर चाहत उसकी बदलती जाती है। लेकिन इसमें एक परिवर्तन नहीं आया होगा मैम कि 10 साल 20 साल पहले जो ग्राहकों का बिहेवियर था, हाँ जी, किताबें तो लिख दी गई, और आज एकदम नई पीढ़ी है जिसके हाथ में पैसा है, वो खर्च करना चाहती है।
तो क्या सिलेबस इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है? हाँ, करना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो तो टेक्नोलॉजी का आता है। पुराने ज़माने में लोग टीवी पे ऐड देखते थे, लोगों से पूछ के खरीदारी करते थे। अब तो चैट जीपीटी है, अब तो आपके पास गूगल है कि नहीं? तो एज अ मार्केटर हम भी जानना चाहते हैं कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, वो कैसे देखता है कि अगर मुझे जूता खरीदना है कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। सो ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव टू इवॉल्व। बेसिक्स वही है, क्योंकि इंसान तो नहीं बदला ना। जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे मोटिवेटर्स हैं, वो तो वही रहे, पर जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो चेंज हो गया। तो वो है, तो जो मार्केटिंग का कोर है वो तो सेम ही रहता है, बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट अंडरगोज अ चेंज। अब 10 साल पहले कोई सोच सकता था अगर आपको कोक पीनी है तो ब्लिंकिट पे आप ऑर्डर करेंगे? आज हम कोका कोला हैं तो हमें ब्लिंकिट पे होना पड़ता है। अब पहले आप हवाई जहाज में जाते थे तो आप खाली जो सैंडविच दे दिया उन्होंने या जो मील दे दिया, अब आप तो मैगी मांगते हैं ना, तो मैगी हैज़ टू बी ऑन इंडिगो एयरलाइंस, ताकि अगर आपको मैगी 10,000 फुट आसमान में तो फिर हम आपको देंगे, क्योंकि आप चाहते हो तो हम वो करेंगे ना। कस्टमर नहीं चाहेगा तो कंपनी नहीं करेगी। हमारे लिए सबसे बड़ा ड्राइवर जो होता है, जो हम पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, इज द कंज्यूमर। वो प्राइमरी है। उसकी जो चाहत है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, आपको हर चीज़ करनी है। पर मैं जैसे इतना समय किसके पास है कि कोई सोसाइटी को इतना रीड करे, इतना ऑब्जर्व करे, और सोसाइटी भी इतनी डाइवर्स है। Absolutely. और उम्र के हिसाब से भी हमारे यहाँ तो और भी बहुत तरह के आग्रह होते हैं। तो इसमें क्या डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा? ऑफ कोर्स रिसर्च करना तो जरूरी होता है। वी यूज अ लॉट ऑफ डेटा, और टेक्नोलॉजी की बदौलत वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा। डेटा इज द साइंस पार्ट ऑफ मार्केटिंग, पर वो एक आर्ट भी है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स। सो देयरफॉर द क्वेश्चन इज, आर्ट तो क्रिटिकल होता ही है, बट साइंस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स ऑफ द डेटा। और आपकी जो भी डिसीजन है उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये तो नहीं कह सकते ना आई फील ये सही है। हाँ, उस पे तो कंपनीज नहीं चलती ना, किसी की फीलिंग पे। सो यू विल यूज नंबर चाहिए। तो आप नंबर गलत भी तो होते होंगे। होते हैं आफ्टर द फैक्ट होते हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, बहुत साल पहले जब पहली आपने लार्ज स्क्रीन टीवी बनाई थी तो उसका रेट बहुत ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली आपने अज्यूम किया कि बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है। तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो खाली अपर क्लास के लोग, मतलब अमीर लोग लेंगे। अब अमेरिकन कल्चर में क्या होता है, पीपल लाइक टू गो टू अ बार एंड वॉच स्पोर्ट्स। ठीक है, एंड वहाँ जाएंगे, खर्चे होंगे, आना जाना, आपको कैब लेनी पड़ेगी। तो जो मिडिल क्लास आदमी था, जिसको हम कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, उसने सोचा कि ये टीवी ले लेता हूँ मैं, इसकी ईएमआई ना मेरे महीने के खर्चे से कम है, बाहर के खर्चे से कम है। तो उसने ली। जो अमीर आदमी था उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता मैं घर में क्यों बैठूं, I can afford to go out, spend hundreds of dollars in a bar, I don't have to worry। तो जो हमने सोचा उल्टा हो गया, उसका उल्टा हो गया। और ये होता है एट द एंड ऑफ द डे, आपको ओपन माइंडेड भी रहना पड़ता है कि आपकी डिसीजंस गलत भी सिर्फ डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आपकी पढ़ाई में ये भी शामिल होता होगा, मे बी, यस, कि भाई एक तो डेटा रीड करना आना चाहिए आपको, यस, और दूसरा ये कि सिर्फ डेटा ही भगवान नहीं है। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी कैसे बिहेव करती है। एब्सोल्युटली। मार्केटिंग में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, ओके, आपका फैमिली स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सब आता है। बहुत मुश्किल पढ़ाई है पर नहीं, इट इज, अपने सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जितनी हमारी सोसाइटी वाइड है उतनी हमारी पढ़ाई वाइड है। पर जितना स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता होगा, फैकल्टी के लिए में भी उससे ज़्यादा मुश्किल होता होगा, क्योंकि ये फील्ड वो है जो लगातार अपडेट हो। हाँ, और कस्टमर है तो मल्टीवेरिएट है। आपको क्या पता कि ये जो खरीदा है इसके पीछे कितने 100-150 वजहें हैं। हम लिमिट कर लेते हैं अपने आप को 5-10 वजहों पे, हम फिर पूरा मॉडल बना कर। जैसे आप मुझे अभी रिकॉर्डिंग से पहले एक लाल तेल की कोई कहानी सुना रही थी। हाँ, तो जब मैं डाबर में नौकरी करती थी, 1990 की बात बता रही हूँ मैं, तो डाबर लाल तेल है, बेबी मसाज ऑयल है। तो एजम्पशन ये होती है बेबी मसाज ऑयल है तो मदर विल बी द बिग डिसाइडिंग फैक्टर, कि अगर आप माँ को टारगेट करेंगे कम्युनिकेशन में तो शी विल बाइट। बट सरप्राइजिंगली गांव में जाकर के ये पता चलता था कि माँ तो दहलीज ही नहीं पार करती थी, पिताजी ही आ रहे हैं। तो पूरी हमारी जो थॉट थी वो बिल्कुल ही गलत हो गई ना, क्योंकि हम लोग अपने वर्जन से दुनिया को देख रहे हैं। पर हमें तो लगा माँ ही मालिश करती है तो वही कहेगी कि वाला तेल ले आओ। पर वो नहीं था, एक्चुअली इट वाज द फादर, क्योंकि वो घर से बाहर जाते थे, वो बाजार जा रहा है। एब्सोल्युटली। तो फिर वहाँ से हमें सीख मिली कि जो हमारी सोच है वो हर टाइम सही नहीं है। कई बारी देखें, समझें, और अपना जो माइंडसेट है उसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
एक स्टूडेंट के लिए अगर वो चूज करता है कि वो इस फील्ड में जाए, हाँ आपको क्या लगता है उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, हाँ नहीं है तो उसे ये अर्जित करनी ही चाहिए? बिल्कुल। नंबर वन, जैसे बात हमने पहले भी करी थी, एम्पैथी। हाँ। सामने वाले को समझे एंड डोंट जज। जज नहीं करना, उसका क्या थॉट प्रोसेस है उसको आप समझे और फिर अपने आप से पूछे कैन यू क्रिएट एन ऑफर जो उसको सेटिस्फाई कर सके बेटर देन द कंपेटिटर। ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्याज को देखो तो आप कोक भी पी सकते हो, जूस भी पी सकते हो, दूध भी पी सकते हो, पानी भी पी सकते हो, चाय भी पी सकते हो, सब कुछ ही पी सकते हो ना। पर एज अ मार्केटर आपने डिसाइड करना है कि आप क्या लॉन्च करोगे और तब उसको कस्टमर के सामने आप प्रस्तुत करोगे। तो नंबर वन एम्पैथी, नंबर दो डेटा। क्योंकि आज की दुनिया में जो अकाउंटेबिलिटी है कि पैसा कहाँ गया, क्योंकि खर्चा तो होगा आप ऐड बनाएंगे तो, पर उसका रिटर्न क्या आया, तो उसके लिए आपको डेटा रीड करना, नंबर से थोड़ा कंफर्ट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि खर्चा भी हो रहा है और कमाई भी हो रही है, दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। विशाल, देखो भाई मैंने कभी किसी मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ा नहीं, लेकिन सूट वूट में कॉलेज आते लड़के ठीक ही लगता है। आज ना सोचा है बहुत सारे फैकल्टीज से मिलेंगे, स्टूडेंट्स से भी मिलेंगे, लेकिन पहले चेयरमैन साहब से मिलना है। एक सेकंड, यहाँ ना मैडम, चेयरमैन साहब से मिला देंगे, कहाँ बैठते हैं? आपका नाम क्या है? शिवांगी। आप तो पॉलिटिशियन हैं, लंबा वक्त राजनीति में बिताया आपने, आपको ये ख्याल क्यों आया कि कोई संस्थान खोलना चाहिए जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाए? आप दिल्ली में राजनीति करते थे, संस्थान पहले से ही थे। मैं स्वयं जब 67 में 11वीं पास की, उस समय दिल्ली के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उस समय प्री इंजीनियरिंग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में प्री इंजीनियरिंग ज़रूरी थी। तो फिर प्री इंजीनियरिंग की हमने और देखा कि एक कुरुक्षेत्र के अलावा कोई कॉलेज नहीं है पिलानी। हाँ, आगे बढ़े, हमने एमएससी कर लिया केमिस्ट्री में, 1 साल इंजीनियरिंग लगा के। जब हम सक्षम हुए राजनीति में तो मजबूरी में आए, इमरजेंसी में, क्योंकि सरकार के खिलाफ थे, उन्होंने तिहाड़ जेल भेज दिया। आके लोगों ने नेता मान लिया, ज़बरदस्ती वाली बात थी। तो जब हमारी सरकार बनी 93 में, भाई कुछ करना चाहिए, तो हमने सर्वे किया। पूरे दिल्ली के सभी सरकारी कॉलेजों में कुल 5000 विद्यार्थी 12वीं में थे, साइंस के साथ। 5000 में मैंने सर्वे कराया सेक्रेटरी एजुकेशन से, तो ऐसे मुश्किल 100-150 थे जो इस लायक हों कि जो इंजीनियर या डॉक्टर बन सके। अच्छा। कारण सरकारी स्कूलों में कहीं फिजिक्स का टीचर नहीं, कहीं केमिस्ट्री का नहीं है, दोनों है तो मैथमेटिक्स नहीं, और इग्नोर्ड। तो हमने सारा करके कहा कि हम साइंस को प्रमोट करने के लिए स्पेशल स्कूल शुरू करेंगे। प्रतिभा विकास विद्यालय के नाम से दिल्ली के जो 5 बढ़िया स्कूल थे सरकार के लुडलो कैसल के आसपास, तो उनको हमने कन्वर्ट करके प्रतिभा विकास विद्यालय प्रारंभ किए। उन विद्यालयों में 6ठी में एडमिशन लेंगे टेस्ट के थ्रू, और फिर 9वीं में लेंगे, फिर 11वीं केवल साइंस टीम होगी। अच्छा। बेस्ट टीचर लगाएंगे और प्रिंसिपल को फुल पावर देंगे। जो टीचर किसी कारण नहीं आ रहा है उसको वो बदले में दूसरा टीचर रख के पढ़ा। वो हमारा एक्सपेरिमेंट 3 साल में खूब सफल हुआ, तो बच्चे आने शुरू हो गए। तो फिर सर्वोदय विद्यालय शुरू किया कि टीचर्स ने बताया कि 6ठी में जो बच्चा आता है जी, वो 5वीं तक कॉर्पोरेशन में पढ़ता है, उसे आता जाता कुछ नहीं है, तो भाई हम तुम्हें पहले से ही दे देते हैं बच्चे। फिर 200 स्कूल शुरू किए। तो हमने एजुकेशन मेरे लिए एक वो था पैशन, क्योंकि मैं संघ में जिस पढ़ाई मेरी बंद ही नहीं होने दी उन्होंने। एमएससी पास नहीं, उससे पहले मुझे एक स्कूल में मैनेजर बना दिया, गीता विद्यालय सुल्तानपुर जी। और गरीबों के विद्यालय जहाँ पर माँ बाप कच्ची झुग्गियों में रहते थे, एक शौक था किया। फिर हमें विद्या भारती में जोड़े। संघ ने जहाँ जहाँ का शिक्षा की मेरी बंद नहीं हुई। मैं 56 में एडमिशन लिया था, 67 में पास आउट हुए,
और पढ़ाने का शौक़ ये था कि मैंने अपनी छोटी बहन को पढ़ाया और वो पूरे देश में CBSE में कॉमर्स ग्रुप की टॉपर थी। हाँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल में टॉपर होना गरीब बच्चे मज़दूरों के बच्चों में 1969 से 85 तक दिल्ली की आधी मेरिट एक स्कूल ने दी। उस स्कूल का नाम आज लोगों से आज भी पूछे, स्कूल चल रहा है, बढ़िया है, SB मिल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वैसे आम भाषा में पूछो तो विद्या मंदिर। अच्छा, आधी मेरिट, सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों CA, 3-4 MLA भी दिए, फौज में बड़े बड़े अफसर दिए। आज भी सर्विंग एयर फोर्स के चीफ अच्छा, उसी स्कूल के हैं, AP सिंह साहब, अभी कॉलेज भी आए थे। एक पैशन है, उस पैशन को हमने देखा सरकार में रह के, जब अफसरों ने कहा सर यूनिवर्सिटी तो बना दिया आपने, कॉलेज कौन खोलेगा, तो बाकी दिल्ली में लैंड ही नहीं मिलनी। फिर हमने सूरजमल वालों से रिक्वेस्ट की, जाट जाति के प्रमुखता थी उस जी, सरदारों से बात की, तो 2 कॉलेज तैयार किए। फिर उनका जी एक आप भी तो करो हिम्मत, अग्रवाल समाज तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पैसा नहीं, इच्छा नहीं, और मैं राजनीति में रह के दोनों काम नहीं कर सकता। फिर भी खैर उनके उकसाए में आ गए और हम शुरू कर बैठे महाराजा अग्रसेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और शुरू भी क्या किया, भगवान की कृपा थी, उसी स्कूल में एज गेस्ट इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिया, जिसको मैं 30 साल से चला रहा था। अच्छा, मेरा स्कूल भी नहीं था, संघ का स्कूल था, उन्होंने कहा 30 कमरे और बना लो, जब 4 साल बाद छोड़ो तो कमरे हमारे। ठीक बात, इतनी जायज़। एक स्कूल कॉलेज शुरू हो गया, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एम क्या था, अमेरिका MIT मशहूर है मैसेच्यूसेट्स, उस लेवल पे लाना है। और आदर्श दिल्ली के लिए थे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका मैं गवर्निंग बोर्ड में उसमें वाइस चेयरमैन भी था टीन चतुर्वेदी के साथ। मॉडल मेरे लिए था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अच्छा, जिसको मैंने और समाज के लोगों से बात की और 50 लोग ट्रस्टी बनाए, 11-11 लाख रुपए जिन्होंने दिए, 5 करोड़ रुपए आए ना सर। DDA ने लैंड के लिए 6 करोड़ मांग लिए पहले ही दिन, अच्छा, और 1 करोड़ की FD मांग ली AICT ने। कर भगवान की इच्छा थी, भगवान का काम तो हो रहा है। आज 27 साल से हम कर पा रहे हैं, 180 स्टूडेंट से शुरू करके आज हम यहाँ इस कैंपस में 10-12 हज़ार विद्यार्थी होंगे, 4,000 हिमाचल में भी हैं। और ये तो सेटिस्फाइड है कि हम कुछ हम परिवर्तन जो लाना चाह रहे हैं ला पा रहे हैं, पर जितना ला पा रहे हैं वो नहीं ला पा रहे। कारण बच्चा कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, दौड़ता भागता आ रहा है, वो क्लासेस 9 बजे से वो पहुंचता 9:30-10 तक। तो मेरी इच्छा थी कि मैं IIT खड़ा करूं, उसके लिए हॉस्टल ज़रूरी है, हॉस्टल में रहना ज़रूरी है। आज भी IIT IIM यदि एक्सेलेंट वो हैं तो इसलिए कि हॉस्टल है, हाँ, मैं बच्चे के पास चॉइस नहीं है, उसी माहौल में है लगातार। बच्चों के पास चॉइस है, तो बच्चा 50% अटेंडेंस पूरी कर दे तो मैं उसको पैर छूने को तैयार हूँ। आज की तारीख में 94-95% के बच्चे फोकस हैं नंबर लाने के लिए, IIT क्रैक करनी है, एम्स में जाना अच्छी बात है, और उसके बाद विदेश जाना है। तो माँ बाप यहाँ खाली बैठे तड़पते रहो, कर्जा लेके पढ़ाते हैं वो बेचारे सारी उम्र दुखी हैं माँ बाप। क्यों, मैं तो आज 10,000 पेरेंट्स से भी मिलता हूँ ना, हर साल 3,000 पेरेंट्स नहीं मिलते, तो कौन, तो कोई तो करेगा। ये गले में घंटी बांधना है आज के युग में, जहाँ कमर्शलाइजेशन सब कुछ हो गया, बड़े पैकेज चाहिए सबको। पैकेज 1 करोड़ का दिला दो तो भी सेटिस्फाइड नहीं। योगेश सिंह हमारे मित्र हैं आजकल टीवी में जो भी चीज़, कहना 1 करोड़ वाले को भी जब मैं बुला के पूछता हूँ भाई क्या करेगा माँ बाप के लिए और क्या करेगा इस कॉलेज के लिए, तो कहते हैं कॉलेज के लिए मैंने क्या करना, और माँ बाप ने मेरे पढ़ा दिया लिखा दिया, दैट्स ऑल। दायित्व बोध नहीं है मेरी, कोई समाज से परिवार से ले रहा हूँ तो देने की ड्यूटी नहीं है, वो नहीं है। उस बच्चे से 5,000 रुपये सिक्योरिटी भी कह देना कि दाम दे जाए, वो देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। हमने कभी सिक्योरिटी ना अपनी वापस ली ना बच्चों की ली,
हम भी 15 रुपए में पढ़े, मेरे बच्चे भी, मेरी पोती भी 15 में पढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। बस का पास 12 रुपए का होगा, बढ़ेगा नहीं। स्टूडेंट्स का ड्यूटी केवल ये होगा कि एजुटेट करना। मैं दीनदयाल कॉलेज का चेयरमैन रहा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का रहा। हम बच्चों को यही समझाया भी तुम्हारे लिए है ना, तुम भी तो कुछ सोचो। हंसराज कॉलेज में हम पढ़े एमएससी के टाइम में, एलएमआई बनाई, मान लोगों से कराया, ऑडिटोरियम रेनोवेट कराया। अरे कॉलेज के प्रति हम दायित्व है हमारा, भाई कुछ करो। वो हम यहाँ भी समझाते हैं। आईआईटी में सब कर रहे हैं ना, आईआईटी ने इस साल 200 करोड़ रुपया एलुमनी ने दिया है। एक एक व्यक्ति विनोद धाम दे गया 100 करोड़ रुपया, दिल्ली की आईआईटी। क्यों? टीचरों ने उनसे संबंध रखा। आज भी मैं जिस विद्यार्थी से जीवंत संबंध रखूंगा उसे मेरे प्रति श्रद्धा रहेगी, और वो किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो मेरे कहने से जो मैं कर दूँ करेगा, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है समाज की। और ये प्रोडक्टिव यूज में लग जाए और एक बार बच्चे को देशभक्ति, समाज के प्रति श्रद्धा भाव आ जाए, कुछ भी करेगा ना। कर रहे हैं। आज हम ये इतना बड़ा कैंपस, दिल्ली का सबसे बड़ा कैंपस, ++A की रेटिंग लेने वाले दिल्ली में 10 कॉलेज DU समेत हैं, उनमें हम चाहते हैं तो यही कि मेरा देश जो था वाला शब्द हट जाए और एक ज्ञान के रूप में, धनवान के रूप में, शक्तिवान के रूप में, किसी को तंग करने के नहीं, सबका भला करने वाली पीढ़ी का निर्माण हम कर सकें। भगवान हमें आशीर्वाद देता रहे और सहयोग आप जैसे लोग देते रहे। यही फाइनल ईयर में हूँ। अभी मैंने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करा है एक्सपीरियंशियल ट्रैवल का। तो अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पे ही है, फेज़ 1 पे ही है। तो अभी बस शुरू करा है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाई है। आजकल जो भी हम ट्रैवल एजेंसीज या फर्म्स के थ्रू जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं कि सिर्फ साइट सीइंग वगैरह वाले पार्ट पे। हम है कि क्या कहते हैं, हम कम्युनिटी आउटरीच पे फोकस करते हैं और क्राफ्ट्समैन पे फोकस करते हैं और आर्टिजन्स पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी आपने सोचा होगा कि क्या कहते हैं मटके वगैरह आते हैं इधर से उधर, कभी ये सोचा कि कहाँ से बन के आते हैं, क्या पता हम उस प्रोसेस का पार्ट बन पाए। हमारे भी मतलब थोड़े हाथ गंदे हो, सिर्फ साइट सीइंग पे फोकस ना हो। लोकल आर्टिसन जो उसको बनाते हैं उनसे भी थोड़ा एंगेजमेंट हो, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा जाने, तो थोड़ा हटके से है तो उसको एक्सपीरियंशियल व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, तो वो हमारा फोकस है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एक्सपीरियंशियल ट्रैवल। ब्रांड हैज़ अ डिफरेंट आइडेंटिटी। ब्रांड एक अपने आप में अलग ही आइडेंटिटी है। प्रोडक्ट उसके अंदर वेरीज कर सकता है, बट एक आइडेंटिटी होता है जो लाइक फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो एक अलग आइडेंटिटी हो गई। ब्रांड अपने आप में अलग आइडेंटिटी में अपने लोगोज कैरी करता है, अपने प्रोडक्ट्स कैरी करता है, अपने फीचर्स कैरी करता है, और बेस्ट कि वो कंज्यूमर्स को क्या बेस्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। I'm Dr. Sudhanshu Bhushan. I'm a business academician who has had an experience in US, Europe and India. Presently, I am professor at Maharaja Aghasen Business School, and my areas are business economics, finance and human resource management. पढ़ाई लिखाई तो जो आप करा रहे हैं उसका मॉडल अमेरिका में पैदा हुआ, लेकिन क्योंकि उनकी इकोनॉमी अलग तरह की है, उनका ग्राहक का व्यवहार अलग तरीके का है, इंडस्ट्री की डिमांड अलग तरह की है और हमारी बिल्कुल अलग है, तो जो वहाँ पढ़ाते हैं वो यहाँ ज्यों का त्यों लागू नहीं हो सकता। हाँ, मतलब वो नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लागू नहीं होता, लागू होता है। देखिए भाई, मैंने बताया दो कंपोनेंट्स हैं एजुकेशन के। एक कंपोनेंट है जो कि यूनिवर्सल है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हम मार्केटिंग में बताते हैं पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग जो है वो है कि हमें अपने प्रोडक्ट की जो है इमेज बनानी है कस्टमर के माइंड में। तो हमारा जो ऐड है वो तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, तो ये हेल्थ सोप है। हम मॉडल्स और फिल्म एक्ट्रेसेस को यूज़ करते हैं लक्स के लिए, वो ये ब्यूटी सोप है।
तो अब ये तो कॉन्टेक्चुअल चीज हो गई, लेकिन पोजिशनिंग एज अ कॉन्सेप्ट वो अमेरिकन है, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का मॉडल है। तो दोनों का मिश्रण चलता है, किस प्रोपोर्शन में कहाँ होगा वो अध्यापक की, क्लास की, और जो डायनेमिक्स बनती है टीचिंग की, कोर्स टू कोर्स, करिकुलम टू करिकुलम, ये वेरी करता है। लेकिन हमारा ये कहना है, जो कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी शिक्षक हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस चेंज को लेके कॉन्शियस रहें। अगर वो कॉन्शियस रहेंगे तो हम सबको उसके सोच में मिलना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा, तब ये चेंज आएगा। मतलब जनरली हो क्या रहा है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, किताब खोली, हमने पढ़ा दिया, वो नहीं चलेगा। वो ही चलेगा तो वो वही सब प्रॉब्लम है जो हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट का इंटरेस्ट लूज कर जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वो भूल जाएगा। तो एजुकेशन हैज टू बी स्पॉन्टेनियस, it has to be indigenous also, and plus it should have universal principles also, it is applicable everywhere। हाँ, वो तो हर जगह everywhere। Yes। So this is a mixture। इसको हम जैसे पढ़ाने में भी कहते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन चाहिए, जिसका दूसरा वर्ड है कि हमको इंडिजनाइजेशन चाहिए। हमने बहुत पहले यूज किया था, शायद मैं पहला शिक्षक था जिसने ये शुरुआत की 25-30 साल पहले। तो मैंने लोगों को बताया कि ये जो इंडिजनाइजेशन वर्ड है, मैं उस वक्त टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उसमें होता है कि जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाती है तो एक क्लॉज होता है जिसमें इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। भाई टेक्नोलॉजी आपने बना तो दी, लेकिन 2 साल बाद वो खराब हो गई, फिर हम उसका करेंगे क्या? तो जब इंडिजनाइज हो जाती तो हमारा अपना कंट्रोल हो जाता है, अपनी समझ हो जाती है। अब एक मैं आपको बताता हूँ, एनेक्डोट है जो मैं अक्सर बताता हूँ। इमोशनल कोशेंट का नाम आपने सुना होगा। ये इमोशनल कोशेंट की किताबें भी आपने पढ़ी होंगी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस 3-4 थी, और इसके जो ऑथर थे वो हैं डैनियल गोलमैन जी। डैनियल गोलमैन ने उसको इजाद किया। अब अमेरिकन्स आर वेरी गुड रिसर्चर्स। देखिए, ये डैनियल गोलमैन हिंदुस्तान आए और यहाँ पे बुद्धिस्ट लामास के साथ 8-9 साल रहे। 8-9 साल, इमेजिन करिए, पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा, और वो पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ने के बाद उन्होंने इमोशनल कोशेंट दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब देखिए, अमेरिकन से बहुत अच्छा काम किया, कहीं से भी सीखा। हाँ, कहीं से भी सीखा, आए उन्होंने। अब देखिए हिंदुस्तानी बात, हमारी इंडियन इंटेलिजेंस की। तो जब हमारे पास किताब आई, उसमें लिखा हुआ था इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने तुरंत डैनियल गोलमैन को फ़ोन किया, किसी के थ्रू मेरी जान पहचान थी, उनको मैंने बोला कि सर ये किताब तो बहुत बढ़िया है, आपने रिसर्च में मेहनत भी बहुत करी, जो कि मैं एडमायर करता हूँ, लेकिन ये वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस गलत है। बोले क्यों? हमने कहा साहब यहाँ हिंदुस्तान में इमोशंस इंटेलिजेंट नहीं होते, हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मेरी भावनाएं अक्लमंद हैं, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। इमोशंस आर आइदर प्योर और इम्प्योर। तो करेक्ट वर्ड है इमोशनल प्योरिफिकेशन एंड नॉट इंटेलिजेंस। और वही इमोशनल प्योरिफिकेशन जो है, ये हमारे यहाँ जो वो है कर्म योगा, उसका उद्देश्य होता है कि आप जब कर्मा ठीक से करते हैं तो आप देखिए आपके माइंड में प्योरिफिकेशन आ जाता है। कोई भी अच्छा काम करिए, एंड यू डू सम हार्ड वर्क और क्रिएटिव वर्क, यू फील हैप्पी अबाउट इट एंड योर माइंड बिकम्स प्योर। तो प्योरिटी इज द कंक्लूजन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वर्ड गलत है। उन्होंने हमको लिखा, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। अब नहीं बदल सकते। हाँ, तो अब ये देखिए, ये इंडिजनाइजेशन है, ये हमारा खुद का कल्चर है। एक सवाल और है मेरा बस, जब आपने इतना सब कुछ पढ़ा जो भारतीय ग्रंथों से निकला है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मैनेजमेंट के बहुत सारे फंडे यहाँ से भी सीखे जा सकते हैं। बिल्कुल सीखे जा महसूस सकते किया? बिल्कुल महसूस क्या मैंने इस पे वर्क किया है। क्लासरूम में भी आप अप्लाई करते हैं? क्लासरूम में भी अप्लाई करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैं बताता हूँ, अब ये आया बाहर से है कि भाई कंपटीशन होना चाहिए, सारे बच्चे आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, समझे आप? और मार्क्स का कंपटीशन चल रहा है, और हर चीज में कंपटीशन चल रहा है, गर्लफ्रेंडें बन रही हैं, उस पर भी कंपटीशन चल रहा है, समझे आप? बट कंपटीशन इज एन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, 5000 पहले हमारे शास्त्रों में नहीं था, हमारी कंपीट करने वाली सोसाइटी नहीं थी, समझे आप? तो अब इस कंपटीशन के निगेटिव इफेक्ट्स हो जाते हैं कि भाई जेलसी हो गई सबसे पहले, फिर वो पॉलिटिक्स आ गई। तो सारी ऑल रिलेशनशिप्स इन इंडिया, वेदर कॉर्पोरेट, पर्सनल और एकेडमिक, दे आर विशिएटेड बाय पॉलिटिक्स एंड डिविसिव नेचर ऑफ द कंपटीशन।
तो मैं उस कंपटीशन को बंद करवाता हूँ कि भाई साहब मैं मेरा पहला सेंटेंस होता है मेरे पहले क्लास में जब नया बैच आता है, हमने कहा देयर इज नो नीड टू कम्पीट विथ ईच अदर, ट्राई टू कंप्लीट ईच अदर। वाह, ये हमारे कल्चर का है। वाह सर। हेलो सर। हेलो अंजलि, तुम्हारा नाम है? यस सर। कहाँ है भाई तुम्हारे डायरेक्टर साहब? सर आप तो पॉडकास्ट रूम में वेट कर रहे हैं सर। और है कहाँ वो पॉडकास्ट रूम? सर मैप्स बिल्डिंग। आओ। My name is Sanjeev Marwa. I am the founder director of Maharaja Agrasen Business School, Rohini. सर आप इस बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर हैं, इतने अनुभवी हैं इस सेक्टर में। मैं बेसिक से शुरू करूंगा। अभी मैं अपने इंटरव्यू में भी कह रहा था कि हम एक भी स्कूल में जा रहे हैं, वो ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं। एक्चुअली मेरे मन में ये जिज्ञासा है जानने की कि ये स्कूल्स सिखाते क्या हैं, यहाँ स्टूडेंट्स सीखने क्या आते हैं, आप लोग क्या बताते हैं उन्हें? बिजनेस स्कूल बने किस लिए हैं? बिजनेस स्कूल का कस्टमर है इंडस्ट्री। बिजनेस स्कूल का पर्पस है कि इंडस्ट्री के लिए सही और कैपेबल एग्जेक्टिव्स और मैनेजर तैयार करना। दिस इज़ द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस स्कूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जाहिर है कि हमने जब बिजनेस स्कूल इस्टेब्लिश किया तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस और इंडस्ट्री को जिस तरह का प्रोफाइल चाहिए आज कल नहीं, अगले 4 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, उसके लिए क्रेडिबल एग्जेक्टिव्स और मैनेजर्स तैयार करना। जब हम इंडस्ट्री से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि आज एआई का ज़माना है और एआई रेडी एग्जेक्टिव नहीं है। एक्सेल शीट का ज़माना है, मैक्रो एक्सेल बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। इंडिया के हर प्रोग्राम के अंदर मैक्रो एक्सेल और एक्सेल सिखाया जाता है, लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है बच्चों की हैंडल करने की। तो वी डिसाइडेड कि हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिसमें एनालिटिक्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन हो। बच्चों को जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो लैंग्वेज कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव चाहते हैं सुनना और बोलना, वो सिखाया जाए। तो उस पर्पस से 2023 में हमने ये महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल एस्टैब्लिश किया। जी अच्छा, एमबीए और पीजीडीएम इनमें क्या फ़र्क है? देखिए हम तो बाहर के लोग हैं, हमें एक जैसा लगता है कि दोनों में एक ही जैसी बातें सिखाते पढ़ाते होंगे आप लोग, लेकिन आपका फोकस पीजीडीएम पर है ज़्यादा। तो मैं ये फिर समझना चाहूँगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो आप लोग इस पर इतना फोकस करते हैं? एमबीए एक यूनिवर्सिटी लेड प्रोग्राम होता है, जैसे एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन इंग्लिश, एमए इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस। तो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम जो कंडक्ट किए जाते हैं वो जनरली एपन स्ट्रीम के साथ में यूनिवर्सिटी का एक एग्जामिनेशन सिस्टम होता है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है, पेपर बन के आता है यूनिवर्सिटी से। आमतौर पे पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर से कोई डिफरेंट नहीं होता क्वेश्चन पेपर। अटेंडेंस के चैलेंजेस रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उस तरह का फ्रेमवर्क इंडस्ट्री रेडी के लिए सही नहीं रहता। इसीलिए एक पीजीडीएम प्रोग्राम आईएम्स के साथ शुरू हुआ। पहले आईएम अहमदाबाद बना, आईएम कलकत्ता बना, उसके बाद आज हमारे पास करीब 15-20 आईएम्स हैं। और उसके बाद कुछ एमडीआई गुड़गांव में इस्टेब्लिश हुआ, एक्सएलआरआई भुवनेश्वर में इस्टेब्लिश हुआ। तो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट बने एंड दे ऑल डिड वेल। They did well because they were very focused program on what the industry wants and how students can be prepared to be the right executive, business ready executives for the industry requirement. अब नेचुरली जो स्टूडेंट तैयार किए जाते हैं उसमें हमारे यहाँ पे 9 to 9 PM वर्किंग कहते हैं हम लोग। आप लोग भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको पता होगा कि सुबह 9 बजे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और कई बार काम ख़त्म करते हैं 5 बजे नहीं, वो 8-9 बज ही जाते हैं। तो एक स्टूडेंट जो इंडस्ट्री तैयार हो रहा है उसको 9 to 9 PM की तैयारी करनी पड़ती है। उसको अटेंडेंस 60%, 70% नहीं, 85, 90 नहीं, 100% अटेंडेंस चाहिए होती है। तो उस तरह का प्रोग्राम एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आईएम इस्टेब्लिश किए गए, इसीलिए पीजीडीएम प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया। और आज भी हमारे यहाँ पे क्लासेस शाम को 8 बजे तक चलती है। शाम को 8 से 8:15 तक एक टेस्ट ऑलमोस्ट हर रोज़ होता है। अच्छा, क्या अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स नहीं ढूंढती होगी? आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। अब आप ये देखिए कि हार्ड स्किल्स के अलावा बहुत कुछ सॉफ्ट स्किल्स में भी होता है जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट रहती है। टीम बॉन्डिंग रिक्वायरमेंट रहती है, एबल टू वर्क इन डिफरेंट एनवायरनमेंट विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट्स की। यू डोंट डिसाइड योर कोलीग्स, यू डोंट डिसाइड योर बॉस, एंड समटाइम्स मेनी टाइम्स यू डोंट इवन डिसाइड द पीपल दैट विल बी वर्किंग विद यू और अंडर यू। हमारे यहाँ जब असाइनमेंट दी जाती है तो रोल नंबर 1, 11, 21, 31, 41, 51 के साथ में आपको काम करना पड़ता है। अब ये रोल नंबर्स ही हैं, बट दिस पीपल यू डोंट नो, यू माइट नॉट लाइक देम ऑल्सो, बट यू आर
परफोर्स यू आर टू वर्क विद दीज 5 पीपल ओनली। तो इस तरह की जो असाइनमेंट्स बनाई जाती हैं टीम बॉन्डिंग के अलावा आपको एक्लेमटाइज करने के लिए कि आप किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार होने चाहिए। जेंडर डाइवर्सिटी का हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहता है। वी ट्राई टू हैव 40 to 50% गर्ल्स एंड 40 to 50% बॉयज़ इन द क्लासरूम। दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर असेसमेंट सिस्टम व्हेन वी admit the students. We also try to have engineers, BCom graduates, business graduates, and sometimes even art graduate into the program. अच्छा सर, पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड देखने को मिला है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है बीटेक कर लेते हैं आईआईटी से, कई बार मेडिकल भी, फिर वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लें, तो वो एमबीए की तरफ जाते हैं, पीजीडीएम की तरफ जाते हैं। क्यों है ऐसा? ये इतना लगाव क्यों इस कोर्सेज से कि अपनी पढ़ाई करने के बाद फिर वो ये कोर्सेज करते हैं? इसमें क्या है? ऐसा है कि इंडस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर सोशल फाइबर टुडे। और अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो अगर आप टेक्निकल स्किल्स, हार्ड स्किल्स की बात करते हैं तो वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड कर ही देता है। हालांकि बहुत सर्वेस बताते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में एम्प्लॉयबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हार्ड स्किल्स के लिए इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस रेडी प्रोफेशनल्स, एक एमबीए की, एक बिजनेस प्रोग्राम की, एक पीजीडीएम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हमेशा से इंडस्ट्री को पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। सो दीज आर प्रोग्राम दैट प्रिपेयर यू, वेदर इट इज़ द एरिया ऑफ फाइनेंस, वेदर इट इज़ द एरिया ऑफ मार्केटिंग, वेदर इट इज़ द एरिया ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, whether it is the area of supply chain logistic, whether it is the area of analytics. Some of the engineers do very well with analytics, but they have to be trained for these kinds of roles, which an engineering college will never be able to prepare. That is why MBA and engineering plus MBA becomes a good combination. And you would have seen most of the CEOs that we talk about have done their engineering from India, from IIT and good colleges, and have done their masters overseas. सर, ये तो मैं समझ गया। अब ये बताइए मुझे, स्किल सेट चाहिए सबको, ये बात सब कहते हैं कि इंडस्ट्री को तो स्किल सेट चाहिए। आप पढ़ा लीजिए खूब, लेकिन स्किल आना चाहिए कोई। अभी तो सब घर बैठे सीख रहे हैं, ऑनलाइन कोडिंग घर बैठे सीख सकते हैं, एक्सेल घर बैठे सीख सकते हैं, फिर कोई क्यों आए MABS में? इनफैक्ट फुल टाइम कोर्स ही क्यों करें जब आप घर बैठ के वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं भी करता हूँ, अक्सर EDX प्लेटफॉर्म पर जाके कुछ कोर्सेज करता रहता हूँ। Those certifications are good. They add to value. They accentuate your learning outcomes. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ना, the loneliness of a learner. आप बैठ के आराम से घर बैठ के कर लेंगे, आपका मोटिवेशन एक सिर्फ सर्टिफिकेशन हासिल करने का है, मिल भी जाएगा आपको। अब नहीं करेंगे 2 महीने में कर लेंगे, 6 महीने में कर लेंगे। मैंने एक कोर्स किया, डज गॉड एग्जिस्ट, जितना कन्फ्यूज मैं पहले था उसके बाद भी उतना ही कन्फ्यूज था, बट कोर्स ने बहुत वैल्यू ऐड किया मेरे अंदर। हार्वर्ड का प्रोग्राम था, अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स, आपने खुद ही क्वेश्चन किया हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। अब 2 इंसान साथ में बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, उनकी टीम बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, कोलैबोरेशन वर्सेस कंपटीशन क्या है, ये आप और मैं अलग कमरे में बैठ के नहीं सीख सकते। जब तक हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे, हम लोग नहीं समझेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ में सुपीरियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे या सेम लेवल पे, टीम लेवल पे कैसे काम करना चाहिए। इसके लिए साथ साथ क्लासरूम में जाना, क्लासरूम में प्रोजेक्ट करना, क्लासरूम में प्रैक्टिस करना, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन बनाना और क्लास में प्रेजेंट करना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बात तो छोटी छोटी हो रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। लग रहा है एक दिन में जैसे 5-5 पॉडकास्ट कर दिए मैंने। विशाल रुक जा भाई, बाल तो ठीक कर लूँ। चल। My name is Dr. Vandana Sharma. I'm an associate professor at Maharaja Agrasen Business School. I teach experiential learning, digital marketing, and communication to the students of PGDM. हम टीचिंग पर बहुत बात होती है कि हम क्लासरूम्स में ये सिखाते हैं, ये बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला जो मामला है, मेरा ख्याल है डेविड कॉल्ब ने 1984 में ये टर्म दी थी। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों का फोकस उस पर कितना है, जिसका मतलब ये हुआ कि लोग, क्या आपके यहाँ बच्चे इंडस्ट्री विजिट पर जाते हैं, क्या वो अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या घट रहा है उस दुनिया में जहां उन्हें थोड़े दिनों बाद जाना है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग की आपने बात करी, वैसे तो ये मेरा सब्जेक्ट भी है,
लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी ये एक फ़िलॉसफ़ी है जिस फ़िलॉसफ़ी पे हम इस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। वो फ़िलॉसफ़ी ये है कि हमारी एक त्रिशूल की बड़ी यूनिक लर्निंग और टीचिंग की पेडागॉजी है, जिसमें पहला त्रिशूल या पहला पिलर जिसको आप कह सकते हैं वो है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस। अब जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और इंडस्ट्री है और हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर भी कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के लिए, और जब तक उस इंडस्ट्री में जाके वो प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, रोल प्लेज नहीं करेंगे, सिमुलेशन एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, तब तक हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को जो सिखाना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, जब तक आप मिट्टी में हाथ नहीं डालेंगे आप घड़ा नहीं बना सकते। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, कि जहाँ पे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आके हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उन्हीं के साथ काम करके उनकी डे टू डे लाइफ को जीते हैं, समझते हैं, उनकी कंपनीज़ में जाके सेशंस अटेंड करते हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हमारे क्लासरूम्स में आते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और अपने जितने भी उनके एक्सपर्ट एक्सपीरियंसेस, वर्सेटाइल एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, real life experiences of going to the industry and seeing by your own eyes and talking and interacting and networking with people in the industry, I think वो बहुत बड़ा experience होता है एक student के लिए जो अपनी एक professional life में एक पहली दहलीज पे खड़ा है। तो जब वो ये चीज़ें शुरू से देखता हुआ चला जाता है तो वो चाय समोसा वो सारी ज़िंदगी याद रखता है। उससे पता चल रहा है कि अच्छा भाई जो मैं किताब में पढ़ रहा हूँ ये वाकई कहीं घट भी रहा है, ऐसा होता है। ये तो ठीक है, लेकिन अभी ना चारों तरफ एक शोर है स्टार्टअप्स का, लोग अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। तो आप जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस पर आपका जोर है नहीं है कि लोग अपना खुद का भी तो कुछ करें कभी। बिल्कुल, नौकरी ही कब तक? आई थिंक ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब भी हम लार्जली बिजनेस इंस्टीट्यूट का सिनेरियो देखते हैं तो स्टूडेंट्स जब बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ देखते हैं उनका मेनली फोकस ये होता है कि मैं एक बी स्कूल में जा रहा हूँ, अब बस मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा बढ़िया सी कंपनी में, एक मोटा सा मुझे पैकेज मिलेगा। कॉलेज तो उसका लॉन्च पैड है। हाँ, एग्जैक्टली, पढ़ना वढ़ना तो ठीक है, एग्जैक्टली। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट हमारी क्लास में आता है तो हमें मुझसे फाउंडेशन प्रोग्राम से, जो हमारा एंट्री लेवल पे ही 1 महीने का प्रोग्राम होता है, ये उसकी एस्पिरेशंस हम वहीं सेटल कर देते हैं दैट आप यहाँ पे एक प्लेसमेंट एजेंसी में नहीं आए हैं, आप एक ऐसी इंस्टीट्यूट में आए हैं विच इज़ अ सीरियस बिजनेस स्कूल, और हम आपको एक एंट्री लेवल प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपके 30 साल के करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसकी पूरी ट्रेनिंग एक ऐसे 3 पिलर्स पे खड़ी कर देते हैं हम, जिसमें उसको आगे चल के अपनी लाइफ लॉन्ग कहीं पे भी दिक्कत ना आए। वो ऐसी प्रॉब्लम सिमुलेशंस करके, रोल प्लेस करके, इंडस्ट्री के लाइव प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस करके करता है, ताकि उसको आगे चल के कभी भी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़े तो वो सिर्फ प्लान ए के साथ नहीं चले, उसके पास प्लान बी, सी, डी हमेशा रेडी रहे कि एक फेल हुआ तो मेरे को मालूम है कि मेरे को नेक्स्ट प्लान क्या एक्शन में लाना है। लेकिन मेरा एक सवाल तो मैं जरूर पूछूंगा, वरना लोग कहेंगे ये तो पूछा नहीं। कुछ भी कह लीजिए आप, फिर भी लोगों को लगता तो है ना कि प्लेसमेंट का क्या होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, उसको लेकर आप लोग करते क्या है? तो ये यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कोई नहीं शुरू करता है। हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना चाहता है पर कभी अपने रेज्यूमे पे ध्यान नहीं देता है। तो हमारी क्लास, स्पेशली मेरी क्लासेस में, जब मैं क्लास में जाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड करती हूँ कि अपनी लाइफ में कभी एक रेज्यूमे लेके नहीं जाना, ठीक है? अपनी लाइफ में एक ऐसा रेज्यूमे बनाना जो मेरी सेल्फ कॉइन टर्मिनोलॉजी है, एक डेटाबेस रेज्यूमे। अब ये डेटाबेस रेज्यूमे होता क्या है? हम डे टू डे बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं। अब जब मैंने आपको इतने पिलर्स के बारे में बताया तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट पूरे 2 साल की जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगा जो वो करने के बाद आगे दौड़ पीछे छोड़ भूल भी जाएगा। तो एक डेटाबेस रिज्यूमे क्या करता है, स्टूडेंट को हर एक्टिविटी, हर सर्टिफिकेशन, हर चीज़ जो उसको ऐसी लगी कि जिसमें मेरी अचीवमेंट है, उसको उसी में नोट करता चला जाता है। अब ये 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, चाहे 40 पेज का हो, इसमें से हर कंपनी के लिए उसने 1 पेज का रेज्यूमे निकालना है जो उस कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए परफेक्टली अलाइंड हो। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि जब उनका 1 पेजर रेज्यूमे बाहर जा रहा है उसमें कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ भी छूटी नहीं है जो उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में लर्न की।
तो ये तो हुआ पहली चीज़। दूसरी चीज़, वी डू अ होल लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, मॉक GDs, मॉक डिस्कशंस एंड मॉक सेशंस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं मॉक इंटरव्यूज करने के लिए, विच आर नॉट द लाइव इंटरव्यूज जैसे हमारी प्लेसमेंट टाइम पे होती हैं, कि आप आइए। हर फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि अपनी एरिया के स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछिए जिसमें टर्मिनोलॉजीज, नॉमेनक्लेचर और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जार्गन्स जैसे हम कहते हैं, ताकि स्टूडेंट को पूरा रिवीजन हो जाए इसका, पूरा ऐसा रिवीजन हो कि जब वो फाइनल प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठे तो उसे ये ना लगे पता नहीं क्या पूछ लेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि लार्जली स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये आती है कि इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ही वो घबरा जाते हैं। बिल्कुल। तो उस घबराहट को निकालने के लिए हम एक और टेक्निक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज फ्लिप क्लासरूम। ओके। अब ये फ्लिप क्लासरूम क्या है? तो मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हैं, तो स्टूडेंट गोज टू द प्लेस ऑफ द टीचर एंड टेक्स चार्ज ऑफ एवरीथिंग इन द क्लासरूम। तो जब वो स्टूडेंट वहां जाके खड़ा हो जाता है और देखता है टुकुर टुकुर सब मेरी तरफ देख रहे हैं, तो वो घबराहट अपने आप बाहर निकलती है। और ये एक बार नहीं करता है, ये हर क्लास में, हर सेशन में ये ग्रिलिंग उसकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो स्टूडेंट के अंदर वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज जो है, और इसके साथ साथ एटीट्यूड बिल्डिंग, वैल्यूज़ को बिल्ड करना स्टूडेंट के अंदर, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक आजकल की जनरेशन जेन ज़ी, जैसे आपको पता है, उनसे काम करवाना या उनको चीज़ें समझाना एक बड़े डिफरेंट लेवल पे जाके हमें समझानी पड़ती हैं। बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनकलकेट करते हैं उनको सुबह के 9 बजे से रात के 10-11 बजे तक कॉन्टिन्यूसली। वो एक रिगर है जो दे गो थ्रू एवरी डे। चलिए, आपसे बात करके टिप तो मिल गई मुझे। 3-4 रिज्यूमे बनाने हैं। आज का पूरा दिन एक बिजनेस स्कूल में बिताने पर एक बात तो मुझे समझ आ गई, मैनेजमेंट की पढ़ाई दूर से जितनी सादा सुनाई पड़ती है, थोड़ा गहरा उतरो तो पता चलता है बहुत इंटरेस्टिंग। आपको एपिसोड देखकर सुनकर कैसा लगा आप भी बताइएगा कमेंट्स में, और ये भी कि अब अगली बार हम कहाँ जाएं, क्या दिखाएं आपको। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिए, अवेयरनेस ही है अल्टीमेट फ्लेक्स।